स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर योर एएमयू एग्जाम। तो आज के जितने क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको इनको कैसे टैकल करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question states that neuron is the structural and functional unit of nervous system, passing the message in the form of. अब देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का या मैसेजेस का, वो किस फॉर्म में होता है। तो आपको पता है कि न्यूरॉन के अगर अंदर की बात की जाए, विद इन द न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन होता है, so this is within the neuron, जो ट्रांसमिशन होगा वो डेंड्राइट से कैच होगा. It will further move into the cell body and then एक्सॉन से होते हुए ये एक्सॉन टर्मिनल तक, नॉब एंडिंग्स तक पहुंचेगा. ये जो मैसेज होता है वो होता है आयंस के मूवमेंट की वजह से, और आयंस का मूवमेंट मींस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. बट क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है? नहीं. एक्चुअली दो न्यूरॉन्स के बीच में, here if we consider another neuron over here, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता है. इनफैक्ट जब ये इलेक्ट्रिकल मैसेज एंड तक पहुंचता है और जो टर्मिनल नॉब्स होते हैं एक्सॉन के, उनको एक्टिवेट करता है, तो उसमें से निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल्स. Chemicals are released in the gap or the synapse between the two neurons, और फिर ये chemicals जाकर next neuron के dendrite को excite करते हैं, so that further chemical transmission से electrical transmission create किया जा सके. तो even though we know कि neuron के अंदर electrical transmission होता है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर कि दो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिशन कैसा होता है. So you should always remember the transmission inside the neuron or within the neuron is electrical, and the transmission that is between two neurons in the synapse is chemical. तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, will it be chemical, electrical and hormonal, electrical and chemical, या फिर electrical, chemical and hormonal? Well, the correct answer for this should be electrical and chemical, क्योंकि दोनों ही टाइप के ट्रांसमिशन से मैसेज पास होता है. राइट. नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस इन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो पाथवे है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है. रिफ्लेक्स एक्शन, एज यू ऑल नो, इज अ रैपिड साइमल्टेनियस इनवॉलंटरी एक्शन जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, और ये हमारी बॉडी को डेंजर्स से या ऐसी सिचुएशंस में से बचाता है जिसमें हमें रिएक्शन की बहुत तेज जरूरत होती है. राइट. तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर बात करें, इसका पाथवे जो है वो कैसा होता है? वेल, सबसे पहले जो मैसेज ट्रांसफर होता है या सेंस होता है हमारी बॉडी के थ्रू, वो होता है सेंस ऑर्गन से. राइट. और सेंस ऑर्गन में स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जो कि मैसेज को परसीव करते हैं. दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स. तो अगर हम सीक्वेंस की पहले बात करें तो जो रिसेप्टर होगा वो सबसे पहले मैसेज को रिसीव करेगा. रिसेप्टर यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स, जैसे टेस्ट रिसेप्टर्स और गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं. देन हमारी नाक में ऑल्फैक्शन के रिसेप्टर्स होते हैं कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. हमारे कान में ऑडिशन या हमारे कान में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑडियो को परसीव करते हैं. हमारे आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. ऑल दीज रिसेप्टर्स हेल्प टू परसीव द एनवायरनमेंट. तो जाहिर सी बात है, मैसेज शुरुआत कहां से होगी रिफ्लेक्स आर्क की? फ्रॉम द रिसेप्टर जो कि मैसेज को रिसीव करेगा. अब जो मैसेज रिसीव किया गया है उसको पहुंचाना है स्पाइनल कॉर्ड तक. तो ऐसा ऑब्वियसली थ्रू नर्व्स होगा, बट कैसे टाइप की नर्व होगी जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर जाएगी स्पाइनल नर्व्स तक या स्पाइनल कॉर्ड तक?
वो होगी सेंसरी नर्व। सो रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी नर्व के द्वारा आगे बढ़ता है और जाता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो वी कैन राइट हियर स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक नर्व होती है जो कि मैसेज को लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट इंफॉर्मेशन को दूसरी नर्व को प्रेजेंट करती है। ऐसी नर्व जो कि मैसेज को लेकर उसको प्रोसेस करके आउटपुट इंफॉर्मेशन दे रही है, ऐसी नर्व को हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन या रिले नर्व, राइट। सो रिले नर्व इज बेसिकली, जैसे आप रिले देखते हैं ना, जिसमें एक बेटन होता है और उसको पास ऑन किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन और फ्रॉम वन रनर और एथलीट टू अनदर एथलीट, और उसको लेकर उनको रेस फिनिश करनी होती है। उसी तरीके से रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है, रिले की तरह ही वो मैसेज को ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा रहा है, राइट। सो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है द रिले न्यूरॉन और रिले नर्व, राइट। देन जो मैसेज दिया जाता है कि एक्चुअली हमें क्या करना है, वो दिया जाता है टू अ मोटर न्यूरॉन और मोटर नर्व जो कि एक्शन कॉज करने में हेल्प करती है, राइट। सो रिले न्यूरॉन उस मैसेज को पास ऑन करेगा टू मोटर नर्व और मोटर न्यूरॉन, and then the motor neuron or nerve is going to carry the output message, the response message to an organ or a gland जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर वो ऑर्गन या वो ग्लैंड या वो मसल सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स को शो करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन का एक रिस्पॉन्स होता है, एक क्विक रिस्पॉन्स होता है इनफैक्ट, जो कि इफेक्टर ऑर्गन से के द्वारा शो किया जाता है, एंड दैट इफेक्टर ऑर्गन बिकम्स द फाइनल component of this pathway, right? तो आई होप रिफ्लेक्स आर्क आपको समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है। रिसेप्टर टू रिले न्यूरॉन, ये गलत हो गया, तो रिले न्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन के बाद आता है। रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू रिले न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी सही लग रहा है, लेकिन हम लोग दो बचे हुए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिसेप्टर टू मोटर न्यूरॉन, दिस इज रॉन्ग। रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू, यहाँ पे रिले होना चाहिए, सो दिस बिकम्स रॉन्ग एज वेल। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन इन ह्यूमन ब्रेन आर कंट्रोल्ड बाय। अब तुमको यहीं पर एक बहुत बड़ी हिंट दे दी गई है कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस। Now, if we talk about the brain parts, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके फंक्शंस तुमको पता होने चाहिए। The brain consists of the forebrain, the midbrain, and the hindbrain, right? फोर ब्रेन के फर्दर तीन हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। सिमिलरली हाइंड ब्रेन के भी तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से, सेरेबेलम, पॉन्स वैरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। राइट। अब देखो सेरेब्रम का जो काम होता है, बेसिकली सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऊपर के साइड होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। ये हमारी स्पीच, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा आईक्यू सब कुछ कंट्रोल करता है, एज वेल एज बाहर की एनवायरमेंट को परसीव करना थ्रू सेंस ऑर्गन, सारा का सारा कुछ सेरिब्रम के थ्रू होता है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर हंगर सेंटर भी प्रेजेंट होता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द सेरेबेलम, सेरेबेलम बैलेंस के लिए बैलेंस को रेगुलेट और मेंटेन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो मेंटेन्स द पोस्चर इन आवर बॉडी, राइट। जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं स्केलेटल मसल्स के थ्रू होते हैं, वो इवन दो करता सेरिब्रम है, हमें बताता सेरिब्रम है, डिसीजन मेकिंग सेरिब्रम करता है,
लेकिन उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उनके बीच में जो बैलेंस चाहिए होता है, वो कौन रेगुलेट करता है? सेरेबेलम रेगुलेट करता है। Apart from that, then pons and medulla oblongata. Pons भी as such देखा जाए तो respiration में, regulation में help करता है, जबकि medulla oblongata का एक बड़ा रोल होता है इन involuntary functions. हमारे involuntary functions जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हम अपने विल के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे ब्रीदिंग या हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे मुंह से जो वाटरिंग होती है, ऑल दीज आर एक्शंस जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, राइट? सो द क्वेश्चन हियर स्टेट्स दैट इनवॉलेंट्री एक्शंस कहां से कंट्रोल होंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री एक्शंस विल बी कंट्रोल्ड बाय मेडुला। अगर तुमसे पूछा जाए वॉलेंट्री एक्शंस कहां से कंट्रोल होंगे, तो इट विल बी द सेरेब्रम। एंड अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉलेंट्री एक्शंस के कोऑर्डिनेशन या बैलेंस कहां से रेगुलेट होता है, तो यहां पे सेरेबेलम विल बी द आंसर। ऑफन टाइम्स यू आर ऑल्सो आस्क्ड हंगर सेंटर किधर है, तो हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर होता है, राइट? So these are the basic functions that you must remember in regardance with the brain. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? Cerebrum, cranium, hypothalamus या medulla? The answer will be medulla. Let's move on to the next question. The deficiency of iodine in the diet of a person causes disease known as goiter. तो इन्होंने एक फैक्ट ऑलरेडी तुमको दे दिया है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तुमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गोइटर कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आंसर होगा आयोडीन। This is because of reduction in the production of a hormone namely. Okay, so basically होता क्या है, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे थ्रोट रीजन में, और थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है बाय द नेम ऑफ थायरोक्सिन। बट थायरोक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होती है आयोडीन। अगर थायरोक्सिन को आयोडीन नहीं मिलेगी, आयोडीन बॉडी में डेफिशिएंट होगी, तो थायरोक्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और वो अपना काम नहीं कर पाएगी। थायरोक्सिन का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? सारा मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी का होता है उसको कंट्रोल करना, राइट? सो व्हाट हैपेंस इन आयोडीन डेफिशिएंसी? थायरोक्सिन का अंडर प्रोडक्शन होता है या वो एक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से थायरोक्सिन की भी डेफिशिएंसी हमारे अंदर देखी जा सकती है। एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम जो कि गोइटर का देखा जाता है इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो कि एक लंप जैसा हमारे नेक रीजन में अपीयर करता है बिकॉज द थायराइड ग्लैंड हैज एनलार्ज्ड। वो बेसिकली आयोडीन ढूंढना चाह रहा है, आयोडीन उसके लिए कम पड़ रहा है, सो ढूंढने के लिए ही वो एनलार्ज होता है। बट एनलार्जमेंट ऑल्सो डज नॉट कॉज एनीथिंग, क्योंकि आयोडीन उसको मिलता नहीं है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर, राइट? तो यहाँ पर कौन सी हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन का रिजल्ट होगा आयोडीन डेफिशिएंसी? इट विल बी थायरोक्सिन। If we talk about the other hormones as well, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही हॉर्मोन्स पैंक्रियास से रिलीज होते हैं और ये ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करती है, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का ऑप्टिमम लेवल मेंटेन रहे। ऑन दी अदर हैंड, अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करा जाए तो ये मेल सेक्स हार्मोन होती है। ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गैमेट्स का बनना और सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड फंक्शंस को रेगुलेट और मेंटेन करती है, राइट? सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन इज एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल्स में वर्क करती है, राइट? So there is testosterone, the male sex hormone, estrogen as well as progesterone also is in the females, and that also has the same function, just it is in the females. Okay, next, the growth inhibiting hormone in plants. Okay, plant hormones की अगर हम बात करें, there are 5 main hormones in plants that you must remember. इसमें से 3 growth promoters होते हैं, namely auxin, cytokinin and gibberellin, right? And 2 होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर,
namely abscisic acid and ethylene, राइट? तो यहां पर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन पूछा गया है. ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सी हो जाएगी? डी एब्सिसिक एसिड. अब इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चन में बढ़े, बाकी से सारे हार्मोन्स का भी थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं. तो प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन की अगर बात करें तो ये रूट और शूट के डेवलपमेंट में और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है. साइटोकाइनिन उन सारी जगहों पे प्रेजेंट होगा जहां पर सेल डिवीजन हो रहा होगा. इट प्रमोट्स सेल डिवीजन. जिब्रेलिन की अगर बात करें तो ये स्टेम को इलोंगेट करने में, लंबा करने में हेल्प करती है. और दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन जर्मिनेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. दूसरा हो गया ग्रोथ इनहिबिटर की बात. एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर जो जर्मिनेशन को स्टॉप करता है, बर्ड के डेवलपमेंट को इनटू फ्लावर उसको स्टॉप करता है. तो बेसिकली ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है. ओवरऑल ये प्लांट को भी एज करने में मदद करता है, उसकी ड्रूपिंग करता है लीव्स की, और लीव्स को फॉल कराने में मदद करता है. सो इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. सिमिलरली फॉर इथाइलिन ऑल्सो, ये भी पत्तों को ओल्ड करती है, उनको गिराने में मदद करती है. और एक और चीज, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो अगर तुमसे पूछा जाए अ हार्मोन व्हिच हेल्प्स टू राइपन फ्रूट्स, इथाइलिन विल बी योर आंसर. इवन दो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ग्रोथ को इनहिबिट कैसे कर रहा है, बट एक्चुअली सोचने की बात है कि फ्रूट्स मच्योर हो रहे हैं एंड फाइनली मच्योर होके, राइप होके, दे विल ऑल्सो फॉल ऑफ. सो कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो ये इनहिबिशन ही कर रहा है ग्रोथ का, रादर देन प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, राइट? सो इट राइपन्स द फ्रूट ताकि वो दे फॉल ऑफ. हाउएवर उसका आगे डेवलपमेंट में ऑब्वियसली हेल्प होता है, right? So ethylene in fact is a gaseous hormone. So you can be asked another question from here कि कौन सी plant hormone gaseous होती है in its state. So that is also going to be ethylene. Let's move on to the next question. If a yellow seed variety of pea is crossed with a green seeded variety, then in F1 all the seeds will be. अच्छा देखो, अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा. तो तुम्हें ऑलरेडी मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे उनमें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दैट. तो मेंडल ने जो 7 ट्रेट्स चूज किए थे, इट वाज प्लांट हाइट. प्लांट हाइट की बात अगर किया जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल, सो दिस हियर इज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड रिसेसिव कैरेक्टर था शॉर्ट or dwarf. Next trait chosen was pod color and pod shape. तीसरी trait. pod color जो dominant था वो था green और recessive वाला yellow. pod shape full was dominant and constricted was the recessive trait. Right? देन अगर फ्लावर की बात किया जाए तो फ्लावर में भी 2 ट्रेट्स लिए गए थे, द पोजिशन एंड द कलर. फ्लावर का पोजिशन एक्सिस पे डोमिनेंट था और टर्मिनल पोजिशन रिसेसिव था. अगर कलर की बात किया जाए तो वायलेट कलर डोमिनेंट और व्हाइट कलर रिसेसिव है. देन लेट्स टॉक अबाउट द सीड. अब आती है हमारे क्वेश्चन की भी बारी. सीड का कलर और सीड का शेप, ये 2 और कैरेक्टर्स थे. तो सीड का कलर अगर देखें तो येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन होता है रिसेसिव, एज अपोज टू पॉड. पॉड का याद रखना, ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रिसेसिव, ठीक है. और शेप में देखें तो राउंड सीड डोमिनेंट और रिंकल्ड सीड रिसेसिव होती है, राइट? सो डू रिमेंबर दीज 7 ट्रेट्स और कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, कौन से रिसेसिव. आगे बढ़े अगर क्वेश्चन पर. सो येलो सीड वैरायटी का मतलब हो गया कैपिटल Y सिंस इट इज डोमिनेंट, एंड ग्रीन सीड वैरायटी मतलब स्मॉल y, राइट? देन इन द F1 द सीड्स विल बी. तो फर्स्ट स्टेप में हम गैमीट्स बनाएंगे. ये देखो दोनों ही पेरेंट के 100% गैमीट्स सिमिलर होंगे. देन लेट अस टेक द F1 क्रॉस.
तो यहाँ पे कैपिटल Y इस पेरेंट का आ गया, यहाँ पे स्मॉल y दूसरे पेरेंट का आ गया. लेट्स मेक द क्रॉस. तो सारे के सारे F1 फिनोटिपिक हाइब्रिड्स जो होंगे वो एक तो हेट्रोजाइगस होंगे क्योंकि उनका एक अलील येलो का और एक अलील ग्रीन का आएगा, लेकिन क्योंकि येलो डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस करेगा और सभी के फिनोटाइप क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे. सो द राइट ऑप्शन हियर विल बी येलो. रिमेंबर ब्लेंडिंग नहीं होती है इन दोनों ही अलील्स के बीच में, ये अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं एंड देन एक्सप्रेस करते हैं. सो दैट इज व्हाई वी विल नॉट मार्क इट एज ग्रीनिश येलो और येलोइश ग्रीन. Okay, let's move on to the next question. In human beings, sex is determined by. Okay, अगर हम human beings में sex determination की बात करें तो फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X and X, right? और let's make it in the form of chromosomes. So this is one X and this is also one X. राइट तो फीमेल्स में डबल एक्स सेक्स क्रोमोसोम डिनोट्स देयर कैरेक्टर. मेल्स का जो कैरेक्टर होता है इनफैक्ट दैट इज डिनोटेड बाय वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम. एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन मेल्स. अब जब गैमीट्स बनते हैं, नाउ यू ऑलरेडी नो गैमीट्स बनते के टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है. तो अगर फीमेल्स में हम इन दोनों क्रोमोसोम से एक एक गैमीट बनाए तो कैसा गैमीट बनेगा? द एग विल हैव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हियर एंड द सेकेंड एग विल हैव एक्स क्रोमोसोम दिस वन. जबकि मेल्स की अगर बात किया जाए, मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं. वन स्पर्म इज गोइंग टू हैव द एक्स क्रोमोसोम, राइट? दूसरा जो स्पर्म होगा दैट विल हैव द वाई क्रोमोसोम, isn't it? तो अगर देखा जाए तो फीमेल्स में सेम टाइप ऑफ एग बनेगा विद एक्स क्रोमोसोम ओनली. मेल्स में दो टाइप के स्पर्म्स बनेगा, 50% विद एक्स क्रोमोसोम, 50% विद वाई. अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वही डिसाइड करेगा कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या आएगा. अगर एक्स वाला स्पर्म किसी भी एग के साथ जाकर फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एक्स, विच इज फॉर अ गर्ल. फीमेल का कॉम्बिनेशन था ना एक्स एक्स, राइट? और अगर वाई वाला स्पर्म जाकर एग के साथ फ्यूज करेगा किसी भी एग के साथ, देन इट विल रिजल्ट इन कॉम्बिनेशन एक्स वाई विच विल बी अ बॉय, राइट? तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइंड होता है और ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है ऑन द स्पर्म्स कि स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम क्या है, राइट? अब यहां पर पूछा गया है इन ह्यूमन बीइंग्स जनरल कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं. इट इज द एक्स एज वेल एज द वाई क्रोमोसोम्स. सो यहां का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एक्स वाई, एक्स एंड वाई, बोथ ऑफ दीज क्रोमोसोम्स आर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. सो यहां का आंसर होगा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज. ओके, तो अगर हम बात करें अबाउट होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन्स, जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस. राइट? whereas analogous organs have different structure or origin but same function. राइट? अब देखो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एंड देन वी कैन गो अहेड विद द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. होमोलोगस, सेम स्ट्रक्चर. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अबाउट आर आर्म्स एंड द फ्रॉग्स आर्म्स और फोर आर्म्स, तो वो दोनों ही किस लिए यूज हो रहे हैं? अलग अलग वजह से यूज हो रहे हैं. हम ग्रास्पिंग के लिए यूज करते हैं, फ्रॉग अपना फोर आर्म यूज करता है फॉर जंपिंग, बट इनका ओरिजिन कैसा है, इनका बोन स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है, राइट? दे आर बोथ फोर आर्म्स, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर सिमिलर, राइट? तो ऐसे ऑर्गन्स हो जाएंगे होमोलोगस. एनालोगस का एग्जाम्पल ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल द विंग्स ऑफ
a bird. They are the modified forewings, like the modified limbs, forelimbs, right? But the wings of a butterfly or wings of a bat, they are basically extension of their body in the form of membrane. तो क्या उसमें हमारे हैंड की तरह की बोन्स वगैरह होंगी? नहीं, राइट? तो वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है बट फंक्शन सेम ही है. फंक्शन क्या है? दे बोथ हेल्प देम टू फ्लाई, राइट? तो इन दैट केस दे आर एनालोगस ऑर्गन्स. अब यहां पे तुमसे पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ होमोलोग्स. तो होमोलोग्स क्या है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. लेट्स लुक. आर आर्म एंड अ डॉग्स फोर लेग. आर आर्म मतलब हमारा भी फोर लिम्ब की बात हो रही है और डॉग के फोर लेग की बात हो रही है. अब तुम खुद सोचो, हमारा आर्म तो हम यूज करते हैं फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स, लेकिन डॉग अपने फोर लेग को किस लिए यूज करता है? फॉर वॉकिंग. तो फंक्शंस तो डिफरेंट हो गए लेकिन स्ट्रक्चर सेम है. सो दिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन, राइट? नेक्स्ट देखो, आर टीथ एंड एन एलिफेंट्स टस्क. एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो भी एक्चुअली टीथ होते हैं, इवन दो उनका जो काम होता है वो फीडिंग से रिलेटेड नहीं होता है, इट इज मोर ऑफ डिफेंस, राइट? तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं? ये होमोलोगस ही है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हुआ जा रहा है. थर्ड वाला देखो, पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास. नाउ यू शुड नो कि पोटैटो इज एक्चुअली अ स्टेम जो कि फूड स्टोरेज में काम करता है, राइट? एंड रनर ऑफ ग्रास, रनर ऑफ ग्रास भी एक्चुअली अगर तुम घास के पौधों को उखाड़ के देखोगे ना तो उसमें कुछ स्टेम्स दिखाई देंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ग्रास प्लांट इज दिस एंड इट हैज इट्स स्टेम, तो इसकी जो स्टेम होती है ना वो ऐसे रन करके सॉइल में ही दूसरी जगह पे फिर से घास बनाती है, घास का प्लांट बनाती है. तो अगर तुम इसको उखाड़ोगे तो तुम्हें ये स्टेम आराम से दिखाई देगी. तो रनर ऑफ ग्रास इज ऑल्सो अ स्टेम बट इसका काम अलग हो गया. इट इज हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरी घास के प्लांट उगाने में हेल्प कर रहा है, राइट? सो एक्चुअली दिस ऑल्सो बिकम्स अ होमोलोगस ऑर्गन. तो यहाँ पे तीनों ही एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन्स के हैं. सो विल मार्क ऑल ऑफ द अबव एज द आंसर. क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट एग्जिबिटेड बाय. देखो, इसको समझना पड़ेगा. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब होता है? एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. कोई भी अडेप्टेशन वो मॉर्फोलॉजी का पार्ट होती है. कैसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब मॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है, राइट? तो कौन कौन से एविडेंसेस मॉर्फोलॉजी में आएंगे? फॉसिल्स, ऑब्वियसली उससे हम ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी निकाल सकते हैं. मॉर्फोलॉजी का एक रफ आइडिया मिल जाता है फॉसिल से, तो ये तो होगा मॉर्फोलॉजी. होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स, अभी हमने तुम्हें बताया ये स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होते हैं, तो दोनों ही मॉर्फोलॉजी के अंडर ही आते हैं. लेकिन डीएनए सीक्वेंस होमोलॉजी, डीएनए के सीक्वेंस में जो मेल मिलाप होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल का एविडेंस शो करता है. मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है, राइट? So DNA sequence becomes molecular evidence instead of morphological. So यहाँ का correct option in terms of this question will be DNA sequence homology because बाकी सभी morphology के हिस्से. Next, energy captured by green plants in a terrestrial ecosystem is about. ओके, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड द एनर्जी कैप्चर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2%. तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1%. रिमेंबर, यहाँ पे तुम 10% मार्क नहीं करोगे क्योंकि पूछा गया है कि प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं. तो ग्रीन प्लांट्स सन की 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं. सो इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर फूड चेन, तो सन की ओनली 1% एनर्जी विल बी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, राइट? फर्दर ग्रीन प्लांट्स को जो ऑर्गेनिज्म खाएगा फर्दर इन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स को जो भी ऑर्गेनिज्म खाएगा उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? उसमें ट्रांसफर होगी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ. So always remember this, producers 1% of sun's energy लेंगे and then further food chain में जो transfer होगा that will be only 10% of the existing energy. ठीक है? तो first level पे पूछा गया है तो हम 1% मार्क करेंगे. Next question,
Choose the correct statement. Primary consumers are key link between producers and rest of consumers. ये तो इनफैक्ट सही स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि पहले क्या आते हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. देन वी हैव कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर पहले आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर आता है, एंड सो ऑन. राइट? तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर एक लिंक बना रहा है बिटवीन प्रोड्यूसर जो कि खाना बना रहा है टू द रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. सो फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है. लेट अस हाउएवर लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारे ऑप्शंस देखो और फिर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करो. तो सेकंड वाला, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है. प्रोड्यूसर्स सन की लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ऐसा. नेक्स्ट, अवेलेबल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम हायर टू लोअर ट्रॉपिक लेवल. सी, एनर्जी रिड्यूस जरूर होगी, क्योंकि यहां से 10% पास ऑन होगी, यहां से 10% पास ऑन होगी, इधर से इधर 10% ही पास ऑन होगी, तो कम होती जाएगी. बट एक्चुअली दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल और लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल, and this is the highest tropic level. Right? So अगर हम tropic level के terms में बात करें, the energy gradually decreases from lowest to higher tropic levels, not from the higher to lower tropic levels. इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. Food webs are rare in natural ecosystems. In fact, food webs are very common in natural ecosystems, क्योंकि बहुत सारी food chains एक दूसरे के साथ interact करती हैं, interlink forms होते हैं, और एक food web हमें nature में दिखाई देता है. Right? So again, fourth statement also becomes wrong. यहाँ का correct answer हो जाएगा the first option. Right? Let's look at the next question. Ozone at the higher level of atmosphere is a product of. Okay. Ozone basically किसका product है? Ozone is a product of infrared, UV radiations, atomic radiations, या फिर infrared as well as atomic radiations. Correct answer should be UV radiation. Actually होता क्या है? UV radiation oxygen molecules which are present in the upper atmosphere उनको break करती हैं into nascent oxygen. Right? This nascent oxygen molecule then goes and combines with molecular oxygen to form ozone. और इस तरीके से ये यूवी रेज इस प्रोसेस को करने में ही लग जाते हैं बार बार. फिर ओजोन की स्प्लिटिंग होती है इनटू नेसेंट ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड देन वापस से रिकॉम्बिनेशन होता है. और इस तरीके से यूवी रेज जो सन की आती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही रह जाती हैं और पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो यहीं पे इन प्रोसेसेस के थ्रू यूज हुई जा रही है. राइट? सो दैट इज व्हाई द यूवी रेडिएशंस आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, और ओजोन इनडायरेक्टली हमको क्या कर रहा है? यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है. राइट? सो करेक्ट आंसर हियर विल बी यूवी रेडिएशंस. नेक्स्ट, द 3 R of reducing pressure on environment do not include. Okay, now 3 R's जो हैं, these are the 3 aspects of conservation of environment. अगर हम कोई चीज जाके मार्केट से खरीदते हैं तो हमें उसको यूज करने में कैसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है, सो दैट हम आगे की जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस या इन जनरल नेचुरल रिसोर्सेस रहने दें. उसके बारे में है ये 3 R's. The 3 R's state that we should reduce our consumption. मतलब अगर हमारे पास ऑलरेडी सामान है तो हमें मार्केट से और ज्यादा सामान नहीं लाना चाहिए, उसको ही पहले यूज करना चाहिए. राइट? देन वी शुड रीयूज वॉट एवर इज अवेलेबल. कोई ऐसी चीज जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, जिसको हम किसी और फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल्स, उनको हम रीयूज कर सकते हैं, उनको हम प्लांटर्स की तरह यूज कर सकते हैं. सो वी शुड डू दैट एंड reduce, reuse and recycle. स्पेशली प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करना, पेपर को रिसाइकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. सो these 3 R's which will help us or rather will help us be responsible
for our actions and also conserve the environment, right? तो इन तीनों ही R's में से देखो हमारे पास reduce है, reuse है और recycle है, but refuse इनका part नहीं होता है, so the correct option here is going to be refuse. All right? ठीक है, next चलते हैं. Which organelle is responsible for photosynthesis in plants? This is actually a very easy question. अगर हम organelles की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. It helps in respiration. राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है. ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है, राइट? क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल इन प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है. तो एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट? एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? इट इज द एंजाइम बैग और एंजाइम सैक इनसाइड द सेल. इसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो कि वेस्ट वगैरह या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सेल में आ गया होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? सो दीज आर द इन जनरल फंक्शंस एंड यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट, Which organelle is found only in animals? So इसके लिए तुम्हें प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए. I have already uploaded a video regarding that, so you can go and check out that video. फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो cell wall is present in plants, not in animals. Large central vacuole is also present in plants, but not in animals. Chloroplast is the photosynthetic organelle which is present in plants, but not in animals. The only organelle here which is present in animals but not in plants is the centriole. ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है एनिमल्स में और प्लांट्स को एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं होती है. प्लांट्स जब डिवीजन करते हैं तो वो सेंट्रियोल के बिना ही कर सकते हैं, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी सेंट्रियोल. बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स जो दिए गए हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट, विच मसल टिश्यू इज इनवॉलंटरी एंड स्ट्रिएटेड? अगर मसल टिश्यू की बात किया जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक में, हमारे ईसोफेगस में. ऑब्वियसली इनका जो फंक्शन होगा वो इनवॉलेंट्री होगा. नाम से ही पता चल रहा है ये स्मूथ हैं, यानी कि इसमें कोई भी बैंडिंग नहीं होती है. सो दीज आर ऑल्सो अनस्ट्रिएटेड और अनबैंडेड, राइट? स्ट्रिएशंस नहीं है, बैंड्स नहीं है. स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें, ये हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इनको हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. सो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. इसमें स्ट्रिएशंस होते हैं. सो अगर हम इन मसल्स को देखें तो इसमें हमें ऐसे बैंड्स दिखाई देते हैं. सो दीज आर स्ट्रिएटेड मसल्स, राइट? कार्डियक मसल, एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स को बोला जाता है. दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट. सो ऑब्वियसली इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है. क्या हम हार्ट को बता सकते हैं कि अब तुम स्टॉप हो जाओ, बीट मत करो? नहीं बता सकते हैं. सो दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री. हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो बड़े पेक्यूलियर होते हैं क्योंकि उनमें ब्रांचिंग होती है, लाइक दिस, एंड स्ट्रिएशंस भी पाए जाते हैं. सो देयर आर ब्रांचिंग ऑल्सो एज वेल एज स्ट्रिएशंस. राइट? सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. कौन से इनवॉलेंट्री हैं और स्ट्रिएटेड हैं? देखो, इनवॉलेंट्री तो स्मूथ भी हैं और कार्डियक भी हैं, बट स्मूथ में कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, कार्डियक में स्ट्रिएशंस है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी कार्डियक मसल्स. ऑलराइट,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम फाइबर्स? तो अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा and phloem fibers. Right? सीव ट्यूब्स एक्चुअली बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, और सीव ट्यूब्स एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में इनका मेजर काम होता है. कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स के ही साथ लगे होते हैं और बेसिकली इनके न्यूक्लियस के थ्रू सीव ट्यूब का फंक्शन भी रेगुलेट होता है. तो ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे. अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये बेसिकली स्टोरेज सेल्स होते हैं जो कि खाना वगैरह स्टोर करने में हेल्प करेंगे, और फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. राइट? सो यहां पर फ्लोएम फाइबर का फंक्शन पूछा गया है. इट इज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ फूड. इट इज इन फैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ. अगर तुमसे फ्लोएम पैरेन्काइमा का पूछते तो तुम स्टोरेज ऑफ फूड मार्क करते. अगर तुमसे सीव ट्यूब्स का पूछते तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मार्क करते. ठीक है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम करता है. जाइलम में स्पेसिफिकली जो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अपार्ट फ्रॉम वेसल्स एंड ट्रैकीड, जाइलम के अंदर भी जाइलम पैरेन्काइमा होगा जो कि स्टोरेज का काम करेगा, और जाइलम फाइबर्स होंगे जो कि डेड होंगे एंड दे विल आल्सो प्रोवाइड फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ. क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं. व्हाट डिफरेंशिएट्स जाइलम एंड फ्लोएम? तो हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं. अभी हमने इनके कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए. सो फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. यही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फंक्शंस. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स वाटर. ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. Both transport water or both transport food only. So the option which is correct here is B. Xylem transport water, phloem transports food. Moving on to the next question. Which irrigation method is best for water conservation? तो ये सारे ही इरिगेशन मेथड्स एक्चुअली मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं जिसमें हम टैंक इरिगेशन करते हैं. एक टैंक में पानी भर के उस पानी को यूज किया जाता है. स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर में बेसिकली हम फाउंटेन जैसा एक स्प्रिंकल, एक रोटेटिंग नोजल लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स, एंड जब वो रोटेट करता है तो एक फव्वारा जैसा निकलता है जो कि पूरे फील्ड में इरिगेशन करने लायक होता है. नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में अगेन हम चैनल्स एंड कैनाल्स टाइप के, पाइप्स टाइप के लगाते हैं फील्ड में, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके बिल्कुल रूट्स के पास गिरता है. अब जाहिर सी बात है जब पानी बूंद बूंद करके गिरेगा तो देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और रूट्स के पास गिरेगा तो रूट्स एफिशिएंटली इस पानी को यूज कर पाएंगी. सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभी तक हमें क्या लग रहा है, ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा. कैनाल इरिगेशन में अगेन हम कैनाल सिस्टम पूरा यूज करते हैं और उसका वाटर डाइवर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स टू द फील्ड्स. तो यहाँ पर सबसे इफेक्टिव मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन इज ड्रिप इरिगेशन. क्लियर? नेक्स्ट, what is the process of improving the genetic quality of livestock called? Okay, तो जेनेटिक क्वालिटी को हम तब इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम सिलेक्ट करें कि हमको कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड कराना है. राइट? तो व्हेन वी सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म एंड देन ब्रीड देम इनटू वन, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. और इसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है कि दो अलग अलग टाइप के ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिज्म हम ब्रीड कराते हैं, तब हमें जाकर एक अच्छी ट्रेट मिलती है और एक हाइब्रिड मिलता है जिसका विगर ज्यादा अच्छा होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है. राइट? सो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, शेयरिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, वैक्सीनेशन या फिर ब्रीडिंग. अगर हमें जेनेटिक क्वालिटी इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, तो हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे. राइट? And that was all for this particular session. I hope you enjoyed it और इस सेशन से तुम्हें अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे.
इसी तरीके के और सेशंस को एंजॉय करने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू अगेन some other video, some other concept. Thank you.